हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुकु। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ। अपने इसी कलेक्शन से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 56। नीलवेणी गवाही देते हुए अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। उसका पूरा शरीर थर्रा रहा था। बोलते बोलते हाँफती जा रही थी। आंखों से अवितरित आंसुओं की धारा निकल रही थी। मूर्ति ने अब उससे ज़्यादा सवाल ना पूछने की समझदारी बताई। कहीं वो पैनिक न कर जाए, कहीं उसका फिर से ब्रेक डाउन न हो जाए। मूर्ति ने अपने सवालात बंद किए और उसके हाथ में अपने मेज़ पर पड़ा हुआ पानी का गिलास थमा दिया। क्योंकि वो मरीज़ थी, इसलिए मूर्ति ऐसा कर सकता था, वरना कोर्ट कभी भी इस तरह की अनुमति नहीं देता। भरी अदालत में गवाहों को किसी भी तरह की सुविधा प्राप्त नहीं होती, पर नीलवेणी के स्पेशल केस में इसकी अनुमति पहले से ही दे दी गई थी। नीलवेणी के मना करने के बाद भी मूर्ति ने उसे आंखों के इशारे से पानी पीने के लिए बाधित किया, ताकि वह स्वस्थ हो सके और अपनी गवाही आगे देनी शुरू करे। क्योंकि अभी तो विपक्ष के वकील सूर्या के सवालों के जवाब देने बाकी थे, जो कि कब से इंतज़ार में था अपने सवालों के तीर उस पर चलाए और उसी के जवाब में उसे उलझाकर उसे परेशान करे। 2 घूंट पानी के नीलवेणी को जीवन दान दे गए। उसने अपने पल्लू से अपने गाल पर सूखे हुए आंसुओं को साफ किया और अपने भीगे होठों से पल्लू घुमाते हुए नीचे ले गई। एक लंबी सांस लेकर उसने फिर से बोलना शुरू किया। साहब, पहले पहले तो ये सभी ज़मींदार हमें अपने घर नृत्य करवाने के लिए ले जाते और बदले में हमें गहने, कपड़े, मिठाइयाँ मिलती। पर धीरे धीरे इन लोगों ने हमारा शोषण शुरू कर दिया, देवदासी से नगरदासी बना दिया, और आज तक कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो देवदासी प्रथा को मिटा सके, हमें बचा सके इस दलदल से। बल्कि ये दूषण और भी ज़िद्दी और गंदा हो गया है। आपसे यही गुहार है। नीलवेणी ने अपने दोनों हाथ जोड़ जजेस को देखते हुए बोली। हमारी ज़िंदगी तो ख़राब होनी थी, वो हो चुकी, पर अब कम से कम आने वाली पीढ़ी इस दूषण से दूर रहे, इस देवदासी क्रूप प्रथा से बचे, ताकि हमारी तरह वे संभोग की वस्तु न बने, वे खुल के अपना जीवन जी सके। नीलवेणी के इस गुहार ने जजेस को अंदर से झकझोर कर रख दिया, पर भाव उनके तटस्थ थे। वे इसे बाहर प्रकट नहीं करना चाहते थे। जिस पद पर वो बैठे थे वहाँ भावनाओं का कोई काम नहीं था। पद की गरिमा हर हाल में बनी रहनी चाहिए थी। माय लॉर्ड, नीलवेणी ने जो कुछ भी कहना था कह दिया है। अब मैं अपने साथी प्रोसिक्यूटर से कहना चाहूँगा, यदि उन्हें भी कोई सवालात करने हैं तो मेरी गवाह से कर सकते हैं। अनंतनाग का वकील सूर्या तो कब से ताक पर बैठा था, कब उसकी बारी आए और कब वो नीलवेणी को परेशान करे, उसे शब्दों के जाल में बहकाए। मैं आई माय लॉर्ड, सूर्या अनुमति लेता है। परमिशन ग्रांटेड, जजेस ने कहा। पास आकर नीलवेणी को उसने इस तरह से घूरा ताकि उसमें डर पैदा कर सके, पर वो सूर्या की नज़रों से तनिक भी नहीं घबराई। उल्टा उसने निर्भीक होकर सूर्या की आंखों में आंखें डाल उसे एक संदेश दे डाला। डरा लो जितना डराना है मुझे, अब नहीं डरने वाली तुम लोगों से। डरती होती तो आज यहाँ खड़ी ना होती। सूर्या ने उसके बचपन को लेकर सवालात शुरू किए। बीच में मूर्ति ने टोका भी। माय लॉर्ड, ऐसे सवालों का इस प्रथा से कोई भी संबंध नहीं है, पर उसे जजेस ने चुप करा कर बैठा दिया। सूर्या ने तीखे सवालों के तीर घोंपने शुरू किए। मूर्ति कुछ परेशान हो गया। नीलवेणी को भी इन बेतुके सवालों ने बेहद आघात पहुंचाया। उसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए सूर्या द्वारा जो नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाते थे। अदालत सबूत मांगता था, भावनाओं की कद्र नहीं थी वहाँ। गवाही चाहता था कोर्ट। राधा अम्मा और लक्ष्मी दोनों के मन भी विचलित हुए जा रहे थे। सवाल नीलवेणी को पूछे जा रहे थे, पर बेचैन दोनों हो रही थी वहाँ बैठे हुए। पर फिर भी इंस्पेक्टर राघवन के समझाए अनुसार नीलवेणी ने डटकर सवालों का सामना किया और सही सही सवालों के जवाब दिए। यदि आपके अम्मा अप्पा पैसे ले गए और हर महीने उनको पैसे पहुंचाए जाते थे, तो आप ये कैसे कह सकती हैं? क्या आपके साथ कोई ज़बरदस्ती हुई थी देवदासी बनने के लिए? आपके घर वालों ने राजी खुशी ज़मींदार अनंतनाग के पास आकर आपको देवदासी बनने के लिए समर्पित किया था। और रही शोषण की बात, तो ये तो तुम झूठा इल्ज़ाम भी लगा सकती हो।
ज़मींदार अनंतनाग सेठ गांव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है और सम्मानीय पद पर है। पूरे गांव का संचालन उनके द्वारा होता है। तुम इस तरह से उन पर देवदासी देह शोषण के आरोप नहीं लगा सकती। देवदासी प्रथा को बदनाम नहीं कर सकती। पता है ना तुम्हें, देवदासी मतलब भगवान की दासी, यानी कि पवित्र आत्मा। तुम जानबूझकर ज़मींदार अनंतनाग पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। क्या सबूत है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये उन्होंने नहीं किया है? ये सब उन्होंने ही किया है। कहीं तुम खुद ही तो नहीं इन सब में शामिल? कहीं तुम ही तो मेरे मुवक्किल को जाल में फंसाने तो नहीं निकली? हाँ, समझ सकता हूँ, भरी पूरी जवानी में प्यास तो बहुत लगती होगी। तभी गुस्से में मेज पर अपनी मुट्ठी को पटकते हुए मूर्ति सूर्या को बीच में ही टोकता है और जजेस की तरफ देखकर कहता है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये औरत की गरिमा को भंग कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड कहकर जज जयशेखर रेड्डी मूर्ति की बात को काट देते हैं। अपने आप को असहाय महसूस कर वो वापस बैठ जाता है। सूर्या के स्टेटमेंट से पीछे बैठे राधा, माँ लक्ष्मी, कार्तिकेय सहित सभी परेशान हो जाते हैं, शर्म महसूस करते हैं। पर यह अदालत थी जो सबूत मांगती थी। यहाँ आँख और कान खुले रखने पड़ते थे। किसी भी परिस्थिति में वो बंद नहीं कर सकते थे, चाहे वाक बाणों से आपकी इज्जत की धज्जियाँ ही क्यों न उठ जाए। मूर्ति को निसहाय देख अनंतनाग ने तिरछी मुस्कान दिए अपनी मूंछों को ताव दिया। वही नीलवेणी सूर्या के इस आक्षेप से विचलित हो गई, पर दुगने आत्मविश्वास के साथ बोली, वकील साहब, यदि आप कहते हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि ज़मींदार ये सब कुछ करते हैं, तो आपके पास क्या सबूत है कि मैं इन सभी को अपने जाल में फंसा रही हूँ? सूर्या करारा उत्तर सुन झेप गया। आगे उसने नीलवेणी पर तीखे सवाल के गोले दागे, जिनका उत्तर बखूबी उसने दिया। बीच बीच में वो इंस्पेक्टर राघवन से नज़रों के झरोखे से हिम्मत इकट्ठा कर लेती। इंस्पेक्टर राघवन की पैनी नज़र नीलवेणी पर भी रहती और साथ ही उस राक्षस पर भी। आज सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए थी उनसे। कुछ आड़े टेढ़े सवालों के प्रकरण खत्म होने के बाद सूर्या अपनी जगह पर चला जाता है। जज सुजाता मुदगल बीमार होने की वजह से नीलवेणी से बैठने के लिए कहती है, क्योंकि मूर्ति ने पहले ही मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था। बहसबाजी करते हुए काफ़ी वक्त बीत जाता है। एक के बाद एक ज़मींदारों को कभी मूर्ति सवाल करता है तो कभी सूर्या। सभी ज़मींदारों में से सिर्फ एक ज़मींदार अनंतनाग के खिलाफ गवाही देता है, जो काफ़ी मायने रखती थी क्योंकि वो उसका नज़दीकी था, जिसे जज जयशेखर रेड्डी और जज सुजाता मुदगल अपने डॉक्यूमेंट्स में उल्लेख करते हैं। दोनों मिलकर कुछ चर्चा करते हैं, उसके बाद कोर्ट रूम में ऐलान करते हैं। ये कोर्ट 15 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। इसके बाद सुचारू रूप से फिर से शुरू होगी। अनंतनाग के साथी ने उसी के खिलाफ गवाही देने की वजह से लक्ष्मी का केस यानी कि उसकी PIL थोड़ी मजबूत हो गई। बाहर जाकर सभी थोड़ा फ्रेश हो आते हैं, पर इंस्पेक्टर राघवन और उनकी पूरी टीम सुरक्षा का घेरा बनाकर क्रिमिनल्स यानी ज़मींदारों को बंद हथकड़ियों में वॉशरूम ले जाती हैं। मूर्ति को कुछ राहत हुई थी। कॉरिडोर में कॉफ़ी पीते पीते कहता है, लक्ष्मी, देखा तुमने, आज एक ज़मींदार ने अनंतनाग के खिलाफ गवाही दी है। देखना तुम, धीरे धीरे सभी इसी पाले में आ जाएंगे। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? चिड़िया सी चहकते हुए लक्ष्मी नीलवेणी की तरफ देखती है ना अक्का? वो सिर्फ लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराते हुए पलकों से हामी भर देती है। काफ़ी थक चुकी थी वो। काफ़ी वक्त से उसे खड़ा रहना पड़ा गवाही देने के लिए। इस वजह से कुछ अशक्त महसूस कर रही थी, शारीरिक और मानसिक दोनों तौर से। राधा अम्मा भी अपनी राय जाहिर करती है, हाँ बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। जीत की तरफ एक और कदम है ये हमारा। मूर्ति कार्तिकेय के कंधे पर थपकी देते हुए कहता है, क्या भाई, देखा उस मिस्टर प्रोसिक्यूटर को? अरे उसी सूर्या को। नीलवेणी के उत्तर से कैसा झेप गया था। कार्तिकेय बेमन से सिर्फ अपनी गर्दन हिला देता है और अनचाही मुस्कान देता है। मूर्ति फिर उसे थपकी देते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं यार, ये सब कुछ जो अंदर चल रहा है ना, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अब और सामना नहीं कर सकता मैं अपने अप्पा का यार।
समझ सकता हूँ भाई तेरी दशा। कोई नहीं, मुर्गन ने चाहा तो आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ना भी हुआ तो कल तो पक्का अंतिम दिन होगा हमारी इस लड़ाई का। अरे हाँ कार्तिकेय भाई, तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। वैसे जैसे ही हमारे पीआईएल का रिज़ल्ट आएगा हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। वैसे मैंने सभी मीडिया हाउस में पीआईएल के संबंधित सर्कुलर को सर्कुलेट करवा दिया है। आखिर इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी सभी जगह होनी चाहिए ना भाई। मीडिया का नाम सुन कार्तिकेय और भी मानसिक तौर पर ढीला पड़ गया। उसके चेहरे पर छाई उदासी जिसे मूर्ति भांप लेता है और आगे कुछ न बोलने में ही भलाई समझता है और चुपचाप अपनी कॉफ़ी पीता है। लक्ष्मी से कुछ हंसी मजाक करने लग जाता है और माहौल को हल्का करने के लिए। तभी कॉरिडोर में लड़कियों की लंबी सी लाइन अपने तरफ आते हुए सभी देखते हैं। नीलवेणी और लक्ष्मी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं देखकर। उसी क्षण सिपाही की आवाज़ आती है, जो कि ब्रेक खत्म होकर कोर्ट रूम अपने अनुरूप फिर से शुरू हो चुका है, ये जानकारी देने आया था। सभी कॉफ़ी खत्म कर जल्दी जल्दी अंदर प्रवेश करते हैं। सभी लड़कियां एक लाइन में, वे भी उनके पीछे इसी कमरे में अंदर प्रवेश करती हैं। देवदासी चैप्टर 57। उन लड़कियों की कतार भी उन्हीं के पीछे कोर्ट रूम में प्रवेश करती है। अब भी नीलवेणी लक्ष्मी की नज़रें उन लड़कियों पर टिकी थी, जो कि कोर्ट रूम में आकर पिछले 2 बेंच पर एक कतार में बैठ गई थी। लक्ष्मी और नीलवेणी पीछे मुड़कर बार बार उन लड़कियों को देखे जा रही थी। अब की बार दोनों की आंखों में चमक आ गई उन लड़कियों को देखकर। उन लड़कियों में से एक लड़की ने इन दोनों की तरफ देखकर बड़ी ही लंबी मुस्कान भरी। लक्ष्मी ने दबे हुए होठों से मुस्कान बिखेरने वाली लड़की को इशारा किया। देविका, यहाँ कैसे? कौन लाया तुम्हें यहाँ पर? उस लड़की ने उसी मुस्कान भरे होठों से इंस्पेक्टर राघवन की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर राघवन साहब लाए हैं, दबदबाए होठों से कहती है, चौड़ी सी मुस्कान पसार दी। दरअसल इंस्पेक्टर राघवन ने रात को ही अपनी टीम कुडलिगी गांव भेजकर सभी देवदासियों को यहाँ गवाही के लिए बुला लिया था, जो कि आज सुबह यहाँ पहुँचे। बड़ी कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ सभी देवदासियों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए उन्हें सुबह सुबह आज यहाँ लाया गया था। नीलवेणी सभी को देख बड़ी खुश हो गई। साथ ही लक्ष्मी छोटे बच्चे की भांति चहक उठी। कुछ छोटी छोटी देवदासियों को छोड़कर बाकी सभी आज इस कोर्ट रूम में अनंतनाग के खिलाफ गवाही देने के लिए एकजुट हुई थी। काफ़ी समझाने के बाद आज इस दिन के लिए वो तैयार हुई थी और इन सभी का नेतृत्व देविका कर रही थी, जो लक्ष्मी से ही प्रेरित हुई थी। नीलवेणी ने भक्तिपूर्ण नज़र इंस्पेक्टर राघवन पर डाली, जो कि मूर्ति के साथ इन देवदासियों को लेकर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से मन मंदिर में किसी देवता को पूजा जाता है और जो भाव उमड़ आते हैं एक भक्त के मन में अपने देवता के लिए, वही ओत प्रोत भाव आज नीलवेणी के मन में उमड़ रहे थे इंस्पेक्टर राघवन के लिए। मूर्ति को भी काफ़ी सुकून महसूस हुआ देवदासियों की आने की वजह से। उसकी दलीलों को अब काफ़ी मजबूती मिलने वाली थी। काफ़ी गवाह इकट्ठा होने वाले थे। सुकून छिन चुका था तो वो सभी ज़मींदारों और साथ ही पाशवी अनंतनाग के चेहरे से, जो दूर से ही अपनी खौफ भरी निगाहों से उन देवदासियों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जो कभी अनंतनाग की निगाहों से निगाहें मिलाती तो कभी चुराती, तो कभी सहम जाती, तो कभी जोश से भर जाती, तो कभी खुद में ही सिमट जाती। इस वक्त इन सब को देखकर अनंतनाग को गुस्सा आ रहा था, गुर्रा रहा था। वो उसके तन बदन में आग लग चुकी थी, मानो अभी किसी का खून ही कर देगा। इन सभी गुनहगारों के साथ हथकड़ियों से बंधे थे, जिनकी देखरेख सिपाही कर रहे थे। इंस्पेक्टर राघवन मूर्ति के साथ कुछ पेपर्स का आदान प्रदान कर रहे थे। अचानक अनंतनाग ने तेज़ी से चीते की तरह उन देवदासियों पर झपट्टा मारा। डर के मारे सभी देवदासियाँ चिल्लाते हुए उठ खड़ी हुई। उसके हथकड़ी बंधे हुए हाथों में देवदासी देविका का गला कस गया। अचानक देवदासियों के कोलाहल से इंस्पेक्टर राघवन तुरंत पीछे दौड़े। मूर्ति कार्तिकेय भी दौड़े। इंस्पेक्टर राघवन ने पूरी ताकत से अनंतनाग की बाहों से उसे खींचने की कोशिश की और देविका के गले को छुड़ाने की कोशिश की। उसने देवदासी देविका के गले को इतना कसकर पकड़ा था कि देविका की जीभ बाहर निकल आई थी और आंखें पपनियों से बाहर आने को कर रही थी। वो अपने दोनों हाथों से लगातार अनंतनाग के हाथों पर नाखून खरोंचे जा रही थी और अपने आप को उसके पंजों की कैद से छुड़ाने में जान लगा रही थी।
अनंतनाग के खौफ से बाकी सभी देवदासियां कोर्ट रूम से बाहर भाग गई। एक तरह की भगदड़ सी मच गई अंदर। उसी क्षण कोर्ट रूम में दोनों जजेस प्रवेश करते हैं। अंदर का भयानक और अस्त व्यस्त नज़ारा देख वो खुद भी चौंक जाती है। जज सुजाता मुदगल गुस्से से लाल हो जाती है और इस भीड़ में वो अपनी आवाज़ ऊंची करती है, मिस्टर अनंतनाग, अभी के अभी आप उस लड़की को छोड़े, वरना तो आपके खिलाफ बहुत सी धाराएं लगाई जाएंगी। मरते दम तक आप छूट नहीं पाएंगे। पर जज की बातों से अनंतनाग के कानों पर जू तक नहीं रेंगी, बल्कि उसके पंजों का घेरा देविका के गले को और कसता गया। वो उसी ताकत से देविका के गले को दबा रहा था। इंस्पेक्टर राघवन की मदद के लिए मूर्ति, कार्तिकेय और 2 सिपाही भी आ गए। आखिरकार समुच्च मानव शक्ति से अनंतनाग को पीछे खींचा जाता है। इंस्पेक्टर राघवन उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उसे बिजली की गति से ज़मीन के बल जबरन लेटा देते हैं और उसकी पीठ पर अपना एक घुटना रखकर उस पर और दूसरा पैर ज़मीन के सहारे टिकाकर उसके चेहरे को दोनों मजबूत हाथों से ज़मीन की सतह पर दबा देते हैं। अनंतनाग के कसैले पंजों की पकड़ छूटते ही देवयानी खांसते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ती है, जिसे दौड़कर लक्ष्मी नीलवेणी उठाती है। ये सब देखकर दोनों जजेस बड़ी ही शर्मिंदगी से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। फिलहाल कोर्ट रूम किसी अखाड़े से कम नहीं लग रहा था। बहुत ही जल्द परिस्थिति सामान्य होने पर सभी देवदासियों को अंदर लाया जाता है। बेचारी अभी डरी सहमी सी थी। देविका की हालत भी खराब थी और अनंतनाग को हथकड़ियों के साथ साथ लोहे की जंजीर से उसके हाथ और पैर दोनों ही बांध दिए जाते हैं। जंजीरों को कटघरे से बांध दिया जाता है। ये सब देखकर वकील सूर्या की बौखलाहट बढ़ गई थी। राधा अम्मा भी काफ़ी परेशान थी और कार्तिकेय उस्ताद में चला गया था। अनंतनाग के पिटे हुए चेहरे को देखकर देवदासिया और भी ज़्यादा डर रही थी। पिटने की वजह से उसके चेहरे पर जगह जगह सूजन आ चुकी थी, जिससे उसका चेहरा और भी भयावह लग रहा था। इस बार वकील सूर्या ने सबसे पहले कार्तिकेय को सवालात करने के लिए बुलाया। क्या ये आपके पिता हैं मिस्टर कार्तिकेय? जी सर। तो क्या आप इस देवदासी प्रथा के बारे में जानते हैं? जी सर। तो क्या आप ये मानते हैं कि देवदासियों का शोषण आपके पिता ने किया है? नहीं सर। कार्तिकेय के इस उत्तर पर वकील सूर्या ने उसे फिर से पूछा। जी, मैं तेज़ सुनता हूँ मिस्टर कार्तिकेय, आपने क्या कहा? ज़रा मुझे और कोर्ट रूम में सभी मौजूद सुन सके तो क्या इसे फिर से दोहराएंगे आप? कार्तिकेय फिर से बोलता है। नहीं सर। कार्तिकेय के इस उत्तर से वकील सूर्या बहुत ही उत्साहित हो जाता है। तो मतलब इन देवदासियों के शोषण में आपके पिता का कोई हाथ नहीं है? जी सर, कार्तिकेय बड़े अवसाद से कहता है। उसके उत्तर को सुनकर मूर्ति चौंक जाता है और यही हाल लक्ष्मी, नीलवेणी और राधा अम्मा का था। वो सभी आंखें फाड़ते हुए कार्तिकेय के चेहरे को हैरानी से ताक रहे थे। आखिर कार्तिकेय ने अपने पिता के हक में क्या उत्तर दिया? जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। धन्यवाद।